kept this particular workshop? What is the need for this workshop? If you tell very briefly, this is more of a joining together and interacting with each one of us actually. So the states can share their experience. We can learn a lot of things from Uttarakhand. There are 3-4, as the Secretary Sir already mentioned, there are very good models here on solid waste management, what is that, plastic management, waste management, and so many things, good learnings from Uttarakhand. Like that, we will be getting some good feedbacks from Chhattisgarh. They are going to share certain things. And we have something to learn from Ladakh and Jammu and Kashmir. So this is a learning platform. 2 days we are going to have a lot of interaction session. So friends, we have one special session, you know, about sustainable development goals. So this year, Ministry of Panchayat Raj has taken a very keen step to include sustainable development goals as part of this GPDP. Somehow we have to link it. We missed so many 4 years not doing much proper work on SDGs. Now we have 9 more years to complete the SDGs. You know very well, 2030 is the target date. So now we identified year-wise some target goal. आपने अवगत कराया कि अगले 2 दिनों में हम क्या करने जा रहे हैं, क्या हमारा रोड मैप होगा। मैं अनुरोध करना चाहूँगी माननीय सचिव महोदय से कि हमारी इस कार्यशाला की दशा और दिशा के संबंध में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। पहले भी हम लोगों ने मेडिसिनल प्लांट्स में और इस पे काफ़ी कार्य एक साथ किया। यूएनडीपी के प्रोजेक्ट्स होते थे जिसमें हिमालयन स्टेट्स के साथ छत्तीसगढ़ भी होता था, क्योंकि एक बड़ा सेंटर है जहाँ से मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, कलेक्शन होता है और वहाँ भी दूर दराज के इलाके हैं। तो वहाँ भी किस तरह से काम हुआ इस पर, हमारे यहाँ भी मेडिसिनल प्लांट्स का काफ़ी बड़ा स्कोप है। और आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड या हिमालय पूरा का पूरा पूरे कंट्री के लिए मेडिसिनल प्लांट्स के लिए बहुत बड़ा सोर्स है। और ये इसमें हमारा एक नेचुरल एडवांटेज है। बट जो मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स हैं, जो उसके लिए क्लाइमेट चाहिए, वो वहीं आप कर सकते हैं। तो ये हमारा इनहेरेंट स्ट्रेंथ है यहाँ पे उत्तराखंड में, हिमाचल में, कश्मीर में और छत्तीसगढ़ में और अरुणाचल में, सिक्किम में। तो इस स्ट्रेंथ को हम कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, यही क्रॉस लर्निंग की ज़रूरत है कि किसान कैसे खेतों में काम कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, पर उनके मार्केटिंग के लिए हम कैसे टाई अप कर सकते हैं, कैसे उनके प्रोडक्ट्स को हम पहुंचा सकते हैं। एक अच्छी चीज़ ये है कि इस बार की जो आपकी 1 विलेज 1 प्लान योजना में हम लोगों ने SDG गोल को सामने रखा है कि उसको भी हमें हासिल करना है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो ये एक सीखने का बड़ा अच्छा अवसर है। साथ ही हिमालय के जो हमारे राज्य हैं, वहाँ पे डिज़ास्टर जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक आपदा, आप सभी जानते हैं कि हम लोगों को लगातार अलग अलग जगह हिट करता रहता है और कम्युनिटी फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है। हमेशा सरकार और सरकारी प्रतिनिधि या राजधानियों से लोग बाद में पहुंच पाते हैं। सबसे पहले पंचायत के हमारे प्रधान, जिला पंचायत मेंबर, ब्लॉक प्रमुख और गांव में रहने वाले और उनके आसपास रहने वाले हमारे जो कर्मचारी होते हैं वही पहुंचते हैं। तो वो भी, उस पर भी एक आप लोगों ने एक टॉपिक रखा है और उसमें उत्तराखंड ने काफ़ी अच्छी प्रगति की है। हमने एक स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स बनाया है। केदारनाथ ट्रेजेडी के बाद हम लोगों ने काफ़ी लर्निंग की है और गाँव में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया है। तो ये भी एक आपस में एक सीखने का अवसर है। माननीय मंत्री महोदय ने बहुत ही अपने व्यस्ततम समय से हमारे लिए समय निकाला है। मैं आपका हार्दिक आभार करती हूँ और अनुरोध करती हूँ सर से कि सर हमें आशीर्वचन देने का कष्ट करेंगे। माननीय मंत्री महोदय। देश के तेज प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया था कि मैं गाँव के विकास के लिए दिल्ली से 100 रुपया भेजता हूँ, लेकिन गाँव तक जाते जाते 85 रुपया रास्ते में ख़त्म हो जाता है, नीचे 15 रुपया ही पहुँच पाता है। तो कहीं ना कहीं जो कार्यदायी संस्थाएं हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, ये कहीं ना कहीं इस वजह से धब्बेदार सूची में गिने जाते थे। आज मैं आप सबके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा ताकि उन्होंने ऑनलाइन पैसे का जो गांव के विकास के लिए भेजने का काम किया है, निश्चित ही यह हम लोगों का सम्मान इसे बढ़ता भाई। तो जो पर्वतीय, जो पहाड़ी प्रदेश हैं, उनके अंदर तो बहुत विषम परिस्थितियां हैं। लेह लद्दाख में किन विषम परिस्थितियों में आप वहाँ काम करते हो, निश्चित ही आप लोगों से सीख लेने की आवश्यकता है और हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों से सीख लेकर अपने प्रदेश में भी हम लोग आगे बढ़ें। ऐसा हम लोग का प्रयास होगा। हमने छोटा सा ही काम किया, बहुत बड़ा तो नहीं। हम एक अमेंडमेंट एक्ट लेके आए और इसमें हमने तय किया कि जो गांव के जनप्रतिनिधि बनेंगे, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, प्रमुख हो, गांव के वार्ड मेंबर हो, चाहे गांव के सभापति हो, हमने सबकी योग्यता निर्धारित की कि किसी की भी योग्यता 8 या 10 पास से नीचे नहीं होगी। और इसके साथ साथ यह भी तय किया
कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वो लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसकी वजह से एक ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव आया। सेक्टर इनेबलर का एक कंसेप्ट दिया। हमारा मिनिस्ट्री का जो विजन था 2020-24 में तक के लिए हमने बनाया था, उसमें हमने कहा था कि हर ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सरपंच हैं, वो तो रहते ही हैं साथ में, और जो फंक्शनरीज हैं उनकी तो कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, लेकिन नॉर्मली ये ऑब्जर्व किया गया था कि जो अदर देन सरपंच हैं, मतलब कि जो वार्ड मेंबर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है ठीक, जो उनसे एक्सपेक्टेड है, और इसके लेकर के हमने वो सेक्टर इनेबलर का कंसेप्ट हम लाए। तो जैसा कि आपको राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का जो मेन उद्देश्य है, मेन जो फोकस है, 6 महीने के अंदर आपका ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होना है आपको सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का। लेकिन उनको जो नए लोग आते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि अपने कर्तव्यों का निर्वाह कैसे कर सकें, वो कैसे वो एज ए इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस में कैसे वो मदद करें, इसकी ट्रेनिंग जो है तो डिफरेंट जो है उनके करके, इसके लिए हमने कुछ मॉड्यूल्स वगैरह भी NIDPR के सहयोग से, NIDPR ने काफ़ी अच्छे मॉड्यूल 2 इंडक्शन ट्रेनिंग के मॉड्यूल रिवाइज किए, 3 दिन के भी हैं, 5 दिन के भी हमने मॉड्यूल बनाए। उस मॉड्यूल के हिसाब से हमने स्टेट को शेयर भी किया कि आप इनको इस हिसाब से नए ढंग से थोड़ा सा उसको कैसे बढ़िया इंडक्शन ट्रेनिंग दिया सकता है। फिर रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी कराया के लिए भी हमने मॉड्यूल बनवाया। SDG के कंटेक्स्ट में अब पीपल्स प्लान कैंपेन का जो ये लाए हैं, वो चीज़ हमने कहा है कि अब इसमें SDG का इंटीग्रेशन होना है, SDG को फोकस करना है। हालांकि मोर और लेस जो मिशन अंत्योदय गैप है, मिशन अंत्योदय गैप से जो हम रिफ्लेक्टेड आइडेंटिफाई होते हैं जो गैप्स, उनसे सर्वे से उसको हम एड्रेस करना चाहते हैं होलिस्टिक प्लानिंग के। तो मोर और लेस चीज़ें वही हैं, लेकिन अब SDG को एक प्रोमिनेंस में ला करके हमारी जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग आपको उस तरह से करनी है, और GPDP की ट्रेनिंग को हम बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और ये देखा गया है कि ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड से जो कोरोना के जो कंटेक्स्ट में जो ट्रेनिंग हुई है, तो अब काफ़ी कवरेज भी बढ़ाने की आवश्यकता है उससे, और बढ़ भी रही है कवरेज। काफ़ी ट्रेनिंग कोरोना के दौरान भी मैंने देखा कि काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग की प्रोग्रेस हुई है। In almost 73% of Gram Sabhas, 3 से ज़्यादा line department present थे, right? Which is a big leap from where we were in 2019. One more fact is, though I know that population plays a greater role here, right? But I mean, as per the data, Arunachal Pradesh has been successful enough to have 57% of participation in their Gram Sabhas. So this is I mean, pan India, this is one of the, I mean, huge number. We focus on Mission Antyodaya survey, and हमने इसको effectively integrate करा in your GPDP is because this forms a baseline. आपको एक approach plan, एक road map दे देता है कि आपको कहाँ focus करना है. Ground level पे जो problem आता है, हमने ये identify करा. If you can see this is the pan India level resource envelope. ये आपके 2,70,000 ग्राम पंचायत में जितना रिसोर्स एनवलप है उनका एक क्यूमुलेटिव फिगर है. 45% of the resource envelope is being taken up by the 15 Finance Commission, and that we understand this is the the biggest grants that a panchayat receives. So we were for last year, for 2019, we were seeing that what kind of own funds were being utilized. So the own funds amount was just 2%. सिर्फ 2% ऐसा अमाउंट था जो ओवरऑल रिसोर्स एनवलप का, और आप रिसोर्स एनवलप का अमाउंट देख सकते हैं करीब 1,34,000 करोड़ के करीब है, राइट? तो उसमें से सिर्फ लास्ट ईयर 2% ऐसा अमाउंट था जो ओन फंड्स में आता था, राइट? बट लास्ट ईयर से आई होप मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर, वी हैव मेड द यूटिलाइजेशन ऑफ एंट्री ऑफ ओन OSR, राइट, ओन फंड्स in resource envelope mandatory. And because of this small change, right, and this is a very small change, सीधे 8% का इजाफा हो गया in the own funds, right? So from 2% we went on to 10%, right? Because of just, and these are the entry made by gram panchayats only. We are focusing on the evidence based planning. आप data देखिए, and again basis the data, plan accordingly. You have Mission Antyodaya survey. We have made several reports available in eGram Swaraj.
पोर्टल देयर इज अ स्पेसिफिक डैशबोर्ड सेक्शन जहाँ पे आप ये सारी रिपोर्ट्स देख के आप एनालाइज कर सकते हैं व्हाट ऑल व्हाट ऑल शॉर्टकमिंग्स आर देयर और कैसे आप अपने सिस्टम को और दुरुस्त बना सकते हैं बेसिस द डेटा, राइट. Second thing is, as our Under Secretary was mentioning here, that focus is on the sustainable development goal, right? हमने एक इनिशिएटिव इस साल लॉन्च किया दैट बहुत मुश्किल हो रहा था काफ़ियों को कि मैं मिशन अंत्योदय सर्वे को एक्सेस कैसे करूं, राइट. व्हाई वुड आई हैव टू गो समवेयर एल्स. सो व्हाट वी मेड श्योर कि आप ड्यूरिंग योर प्लानिंग एक्सरसाइज जब आप ई ग्राम स्वराज में लॉग इन करते हैं, राइट, आपको तभी वहाँ मिशन अंत्योदय सर्वे की रिपोर्ट डाउनलोड हो जाए. व्हेन यू आर फाइनलाइजिंग योर प्लान आपको तभी अवेलेबल हो जाएगी, ओके दिस इज द मिशन अंत्योदय सर्वे फॉर माई ग्राम पंचायत. सेकेंड थिंग इज बेसिस ऑन दैट मिशन अंत्योदय सर्वे हमने एक उसका ब्रीफर वर्जन लॉन्च करा विच इज़ अ पंचायत डिसीजन सपोर्ट सिस्टम PDSS, राइट. ओवर एयर फॉर अ स्पेसिफिक स्टेट फॉर अ स्पेसिफिक प्लान ईयर यू कैन सी मेरे को यहाँ पे इंडेक्सिंग वाइज एवरेज सेक्टोरल स्कोर मिल जाता है. So for example, for this specific state, they are doing very good in health and nutrition education sector, right? But at the same time, इनका social security, WCD, drinking water is really poor. और वो कैसे पता लग रहा है? Basis on those parameters, the availability of pipe tap water, your number of beneficiary receiving benefits of PMJAY, right? ये सारे factors, ये सारे questions मिशन अंत्योदय ने डिवाइस करे हुए हैं. ये सर्वे के these are all included in the survey, right? But at the same time we are using this dashboard ताकि आपको एक holistic view मिल जाए. You get a 360 view of where you need to plan. ये ग्राम सभा पंचायती राज सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और एक प्लेटफॉर्म देता है किसी भी डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए. एक प्लेटफॉर्म देता है पंचायत के ग्राम पंचायत के जो फंक्शनिंग है उसको असेस करने के लिए और एक एम्पावर करता है वो जो सिटीजन्स हैं ग्राम पंचायत के उनको एम्पावर करता है कि वो अपनी समस्याएं रख सकें, अपने आइडियाज़ दे सकें. कि हमें ये 6 चीज़ें करने की बहुत आवश्यकता है. सबसे पहले तो फंक्शनल ऑटोनॉमी देनी होगी हमें सारी ग्राम सभा को. उसके बाद हमें PRIs को लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस के तौर पे भी देखना होगा जहाँ पे वो एक सहभागी बनते हैं गवर्नेंस के. और XVFC फंड्स या सेंट्रल फाइनेंस कमीशन फंड्स जो हैं उनका करेक्ट यूटिलाइजेशन, जैसा कि मिनिस्टर सर ने भी कहा था कि रोड बन जाती है और घर जो है उसका लेवल नीचे रहता है. तो इस टाइप की समस्याओं का सही डिस्कशन और उसका निराकरण होना बहुत ज़रूरी है. उसके अलावा IC मोबिलाइजेशन, इस पर भी बहुत चर्चा होती है और मुझे ऐसा लगता है ये सबसे कमज़ोर कड़ी हमारे पंचायती राज सिस्टम की है. हम जो भी काम करते हैं वो कई बार साइलोज में करते हैं, हम कोऑर्डिनेशन की कमी होती है. तो हमें एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की भी बहुत ज़रूरत है. उसके लिए सब कमिटीज़ को एम्पावर करना होगा, हमारी जो पंचायत की सब कमिटीज़ हैं, और ग्रेड A ग्रेड B ऑफिसर्स को प्रेजेंट रहना होगा ग्राम सभा में. जब ऑफिसर्स इंस्टीट्यूशनल लेवल पर स्टेट लेवल पर जब ग्राम सभा में प्रेजेंट होंगे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट से हो चाहे ब्लॉक से हो, हमने एक वाइब्रेंट ग्राम सभा का जो डैशबोर्ड बनाया है उसमें हम कई सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसमें एक ग्राम सभा हेल्ड अंडर GPDP का भी एक नंबर है जो रिफ्लेक्ट होता है और उसमें कमेटी के डिटेल्स, उसमें मीटिंग्स कितनी शेड्यूल हुई और कितनी शेड्यूल होने के बाद उसमें कितनी मीटिंग्स असल में हुई, उसमें क्या पार्टिसिपेशन थी, IC एक्टिविटीज़ हुई या नहीं हुई, उसमें मोबिलाइजेशन के लिए कोई एक्टिविटीज़ हुई या नहीं हुई, इस तरह की चीज़ें उसमें उपलब्ध हैं. तो ये कुछ की एक्शन पॉइंट्स हैं जो सभी स्टेट्स को प्रयास करना चाहिए कि वो इस पर काम कर सकें. सबसे पहले तो जो स्टेट पंचायती राज एक्ट्स या रूल्स हैं उसमें क्या अमेंडमेंट हो सकती है ताकि आप ग्राम सभा का नंबर इंक्रीज़ कर सकें, ताकि आप सब कमेटी के नंबर्स इंक्रीज़ कर सकें, ताकि वो सारे एरियाज़ को कवर कर सकें. तो दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, सो वी हैव टू स्टार्ट एंड वी हैव टू मॉनिटर इट ऑन स्टेट लेवल एंड इंश्योर कि किस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं. और इस डेवलपमेंट्स के बारे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे पंचायती राज मिनिस्ट्री को भी समय समय पे अपडेट देते रहें. उसके अलावा हमें एनुअल कैलेंडर बनाने की ज़रूरत है. उसका एक टेम्पलेट बनाकर आप स्टेट लेवल पर सर्कुलेट कर सकते हैं और ग्राम पंचायत तक वो उसी तरह से कैलेंडर बनाकर वो उसका उपयोग कर सकते हैं. जैसे कि मैं कह रहा था, क्लस्टर्ड वे में हमें अपने रिसोर्सेज को यूज़ करने की ज़रूरत है.
तो एक डिटेल्ड स्केड्यूल डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर कि कौन से ऑफिसर्स कब कहाँ जाएंगे, वो एक डिटेल्ड शेड्यूल बनाने की ज़रूरत है। उसके अलावा हमें ये इंस्ट्रक्शंस देने होंगे सारे PRIs को कि जो कैलेंडर आप बना रहे हैं स्टेट लेवल पर और जो शेड्यूल आप बना रहे हैं क्लस्टरिंग के लिए, वो ग्राम पंचायत अडॉप्ट करें उसको। उसके अलावा ग्राम सभा के लिए किस तरह से एजेंडा बनाना है उसका एक मॉडल या टेम्पलेट आप बनाकर सर्कुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा ग्रुप बी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की भी बहुत ज़रूरत है ताकि वो इफ़ेक्टिवली अपनी बात को कह सकें। उसके अलावा पंचायत में भी कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत ज़रूरत है ताकि वो डेटा एंट्री वगैरह के काम आसानी से कर पाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशंस शुड बी मेड बाय द लाइन मिनिस्ट्रीज टू एंश्योर कि उनकी क्या क्या स्कीम्स हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं और वो उस बारे में जो सिटीजन्स हैं उसको सामान्य भाषा में उन्हें समझा पाएँ कि ये चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हो रही हैं और जिसका लाभ उन्हें उठाना है। जब उनको जानकारी मिलेगी तभी वो आपको ग्राम पंचायत को क्वेश्चन कर पाएंगे कि अगर ये स्कीम है तो हमें उसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और जहां तक पीपल्स प्लान कैंपेन का सवाल है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान वो एवेन्यू है जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीटली इंक्लूसिव बनाता है। ऑल एलिमेंट्स, सारे जो विभाग हैं, सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको इकट्ठे करने की जरूरत होती है। आपको मालूम पड़ गया है। सो दिस इज द objective of making the GPDP. It leads to inclusivity, यानी आप समाज के किसी भी वर्ग को आपका जो डेवलपमेंट प्लान है उसके बाहर ना छोड़ें, वही ऑब्जेक्टिव है। स्वच्छ भारत मिशन फेज 1 में हमने एक बहुत बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया कि हमने अपने देश को ओपन डिफिकेशन फ्री बनाया। अगला लक्ष्य हमारा ODF प्लस का है। जब हम ODF प्लस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है जो शौचालय हमने बनाए उनकी निरंतरता तो रहे ही रहे। वी हैव टू सस्टेन दोज टॉयलेट्स। बिसाइड्स दैट वी हैव अनदर चैलेंजेस आल्सो रिलेटेड टू सैनिटेशन, दैट इज सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट। हमारे जो ग्राम है हम उनको देखते हैं कि वहां पर बहुत सा सॉलिड वेस्ट भी जनरेट हो रहा है, और सॉलिड वेस्ट में अगर हम बात करें तो प्रमुखता उसमें प्लास्टिक की है। जो प्लास्टिक हम सबके लिए एक बहुत बड़ी समस्या भी बन गई है, और इसी के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से स्वच्छ भारत मिशन, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन ने एक मुहिम भी चला रखी है, जिसमें आप सभी को अपने यहाँ पर ये शपथ पत्र लेना है कि आपके यहाँ पे आपकी जो ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पर प्लास्टिक का उपयोग पूर्णतः बंद किया जाएगा। अब बात हो रही है फंडिंग की। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो विलेजेस हैं जिनकी पॉपुलेशन अप टू 5000 है, वहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ₹60 पर कैपिटा का फंड अवेलेबल है आपको, और ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए ₹280 पर कैपिटा का। सिमिलरली फॉर द विलेजेस हैविंग पॉपुलेशन अबव 5000, सॉलिड वेस्ट के लिए ₹45 पर कैपिटा एंड ग्रे वाटर के लिए ₹660 पर कैपिटा। अब इसमें एक बात समझने की है कि ये जो फंड आपको दिया हुआ है, इसमें 30% ऑफ द फंड इज टू बी टेकन फ्रॉम द 15th फाइनेंस कमीशन टाइड ग्रांट। Every block has been granted ₹16 lakh per unit for the plastic waste management. For fecal sludge management, it is ₹230 per capita. And Gobardhan project, ऐसे राज्य जहां पर गौवंश अधिक मात्रा में है, जहां पर गोबर एक समस्या है, उसका निराकरण करने के लिए गोवर्धन प्रोजेक्ट्स का प्रोविजन दिया गया है, जिसमें ₹50 लाख पर डिस्ट्रिक्ट का प्रोविजन है। ये बातें सभी को पता ही है कि जो हमारे पास 15th फाइनेंस कमीशन है, उसमें से 40% इज अनटाइड ग्रांट एंड 30% इज फॉर सैनिटेशन एंड 30% इज फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई।
हिमालयन स्टेट्स की अगर बात करें तो एनडीएमए का विशेष फोकस रहा है हिमालयन स्टेट्स पे, और दूसरा सेकंड पार्ट जो है कन्वर्जेंस का, तो उसमें भी बता दूं कि पंचायती राज मिनिस्ट्री और एनडीएमए दोनों साथ मिलकर इस विषय पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। इस तरह से देखा जाए, और जो हम लोगों ने 17 डिजास्टर्स कवर किए हैं हिमालयन स्टेट्स के पूरे एनडीएमपी में, तो उसमें बहुत सारे डिजास्टर्स ऐसे हैं जो हिमालयन स्टेट्स में काफ़ी उसके लिए प्रोन होते हैं ये राज्य, लाइक अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स एंड एवलांच, कोल्ड वेव एंड फ्रॉस्ट, क्लाउड बर्स्ट, ग्लॉफ, इन सब को हमारे नेशनल प्लान में पूरी जगह दी गई है। अब अगर हम पंचायत या समुदाय की बात लें, वो क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट? क्योंकि आप ही सबसे पहले प्रभावित होते हैं किसी आपदा से। एनी डिजास्टर विल इम्पैक्ट यू डायरेक्टली। दूसरी बात कि आपदाओं का क्या इतिहास आपके यहाँ रहा है, क्या रिस्क हैं, आपकी क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, नोबडी नोज बेटर देन यू। आप सबसे बेहतर उस चीज़ को जानते हैं। और तीसरा, जो लोकल रिसोर्सेज होते हैं, लोकल रिसोर्सेज की सबसे ज़्यादा जानकारी लोकल कम्युनिटी को या पंचायत को हो सकती है। तो इसलिए जब विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की बात करते हैं या इंटीग्रेशन ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इनटू डेवलपमेंटल प्लान्स करते हैं, तो उसमें पंचायतों का, ग्राम पंचायतों का, लोगों का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत इस बात की है कि हम स्थानीय स्तर पर क्षमता वर्धन करें। जो लोकल लोग हैं उनको केवल हम फर्स्ट सफरर ना बना के फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में डेवलप करें, फर्स्ट रिसोर्स के रूप में डेवलप करें। तो उसके लिए एक आपकी अपनी बनाई हुई, खुद की समझी हुई, खुद से बनाई हुई एक होनी चाहिए आपदा प्रबंधन योजना, विलेज लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। और दूसरा है कि इंटीग्रेशन ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इनटू जीपीडीपी। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, उसमें जो प्रोविजंस हैं उसमें एक सेक्शन 37 इसमें कहा गया है कि सारे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स को डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया है। एंड आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म दैट मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैज़ मेड इट्स डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान विच हैज़ बीन अप्रूव्ड बाई एनडीएमए। इसी तरह 15th फाइनेंस कमीशन हैज़ मेड सर्टेन ऑब्जर्वेशंस अबाउट PRIs एंड सम रिकमेंडेशंस कि अगर जब तक लोकल लेवल पे स्ट्रेंथनिंग नहीं होगी तब तक जो है डिजास्टर्स का इफेक्ट, और लोकल लेवल को स्ट्रेंथन करने पे हमें जो रिस्पांस वगैरह होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब VDMP की बात करें तो VDMP क्या है और क्यों ज़रूरी है, इसके लिए बात करें तो प्रोसेस बाई विच विलेज शुड मैनेज इट्स ओन डिजास्टर्स, उससे टू टैप ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। There should be a quick communication with the administrative officials, which all these should be included in the village disaster management plan. Roles and responsibilities of the concerned officials, stakeholders, and various teams at community level, and to avoid any mistake or recognize the hidden opportunities. Village disaster management plan should focus on understanding past hazards, then knowing the present vulnerabilities, and with those two things, you have to prepare for future. Role of Panchayat Raj, I have already told you, 3 stages are there, pre, during and post. In the pre-disaster phase, you have to be prepared for any forthcoming disaster. You have to create awareness, capacity building, all those things can be done in pre-disaster phase. Next, please. Next. During disasters, emergency communication, response, relief camps, shelters, all those things become important, so community and Panchayat can play important role in that. Next. And after disasters, damage assessment, rehabilitation and reconstruction, then how to go for safe construction, long-term reconstruction, etc. All these things can be monitored best at the पंचायत level. एक तरफ पंचायत राज संस्थाएं हैं जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं विलेज लेवल पे, इसी प्रकार स्व सहायता समूह भी एक सोशल बॉडीज तैयार हो गई हैं, एक सशक्त सोशल बॉडीज तैयार हो गई हैं जो इन पंचायती राज संस्थाओं को तथा विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम आज संचालित हो रहे हैं विभिन्न विभागों में, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म्स के रूप में तैयार हुए हैं। महिलाएं जो SHG की हैं वो सर्वप्रथम थोड़ी बहुत लेन देन जिसे हम थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कहते हैं वो कर रही थी, इससे बढ़कर वो अब बड़ी आजीविकाएं भी चला रही हैं, जिसमें डेयरी वैल्यू चेन यानी कि डेयरी की पूरी एक प्रोड्यूसर कंपनी तैयार हुई, उस तरह के कार्य वो कर रहे हैं। इसके साथ वो लोग कुछ जगह क्लस्टर पर 150 महिलाएं एकत्रित होकर
जैकेट बना रहे हैं, कहीं पे कपड़े का काम कर रहे हैं। किंतु जब कार्यक्रम शुरू हुआ था तब इस पूरे कार्यक्रम का दारोमदार एक छोटे से बजट पर था। मैं बजट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे चेयर से जो बात हुआ है वो कहाँ है, कन्वर्जेंस पे। यही एक योजना है भारत शासन की जिसमें बजट को बहुत ज़्यादा ध्यान किसी कंस्ट्रक्शन वर्क पे यानी कि फिजिकल वर्क पे नहीं रखा गया, उस पे एक कंस्ट्रक्टिव ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने के लिए किया गया, और वो भी थी हमारी महिलाएं, हमारी दीदियां, हमारी बहनें। कुछ जगहों में महिलाएं पंचायत सखी के रूप में काम कर रही हैं, यानी कि जो हमारे पास रोजगार सहायक होते हैं MGNREG में, उनका सहयोग कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। इसी तरह कुछ जगह पे वो बुक्स, किताब लेखन का काम कर रहे हैं। तो पंचायतें, अगर हमारे क्षेत्र में इस तरह के काम हो रहे हैं तो हम इन महिलाओं का सहयोग अपने से ले सकते हैं। पंचायत प्रतिनिधि जो यहाँ उपस्थित हैं वो अगर महिलाओं की भागीदारी पंचायत में हम बढ़ाते हैं, खासकर SAG मेंबर्स की, तो अवश्य ही हमारे इस पूरे सिस्टम में नॉट ओनली उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, उसके साथ साथ जो वो प्लानिंग में सपोर्ट करना चाहेंगे वो हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और स्वाभाविक है SAG का जो पूरा का पूरा इवॉल्व हुआ था वो ये था कि विमेन कैन डू फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटर। तो अगर प्लानिंग में ग्राम पंचायतों में भी उनका सहयोग ज़्यादा लेते हैं तो शायद वो बेहतर होगा। मैं यहाँ पर विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान VPRP यानी कि गांव गरीबी उन्मूलन परियोजना के बारे में बात करने आई हूँ। तो विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान यानी कि गांव गरीबी उन्मूलन परियोजना एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक इंक्लूसिव डिमांड प्लान है, यानी कि एक मांग प्लान है जो SAG के ज़रिए पंचायत के सामने रखा जाता है। और ये इंक्लूसिव इसीलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आप लोग देखते हैं एक SAG में कम से कम 10 महिलाएं होते हैं, वो 10 महिलाएं 10 हाउस होल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर एक SAG में एक प्लान बनाया होता है तो 10 घर का मांग उसमें ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो इसीलिए हम इसको एक इंक्लूसिव डिमांड प्लान बताते हैं। VPRP को एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट के तहत देख सकते हैं, जिसके चलते हुए आप लोगों के जो GPDP प्लान है जो आप लोग हर साल बनाते हैं उसको और सशक्त कर सके और उसको और ट्रांसपेरेंट तरीके से भी बना सके। इसको एक तरीके से देखा जाए तो एक इंटरफेस है जिसके चलते हुए हमारे पंचायत प्रतिनिधि है और SAG के महिला है वो एक साथ आके एक ही प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से बात करके अपने मांगे रख सके, और जिसके चलते हुए हम एक लोकतांत्रिक मैनर से प्लान बना सके और सही तरीके से एक गांव का विकास बने। और VPRP के ज़रिए जो केवल SAG हाउस होल्ड के नहीं, SAG के बाहर जितने भी अधिक गरीब और वल्नरेबल कम्युनिटी के डिमांड्स होते हैं उन सब का भी डिमांड इंक्लूड किया जाता है। हमारे विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान में 4 भाग होते हैं, 4 तरीके के सब प्लान्स बनाते हैं जिसको एकत्रित करके एक VPRP बनता है। तो पहला वाला है एंटाइटलमेंट प्लान यानी कि आप लोगों की हकदारी योजना, दूसरा है लाइवलीहुड प्लान यानी कि आजीविका योजना, तीसरा है पब्लिक गुड्स सर्विसेज एंड रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान यानी कि सार्वजनिक वस्तुएं, सेवाएं और संसाधन विकास योजना, चौथा है सोशल डेवलपमेंट प्लान यानी कि सामाजिक विकास योजना। तो ये 4 प्लान बना के ही उसको एक अच्छा VPRP प्लान भी हम बता सकते हैं। दिस स्कीम इज़ फॉर द फ्यूचर एल्डरली। तो हमें आज सोचना शुरू करना है कि जब हमारा जो 18 से 40 का यूथ है जो 20 साल बाद 60 साल का होना शुरू होगा, कि हाउ टू मेक श्योर दैट उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इज मेंटेन्ड विद सर्टेन सेट ऑफ पेंशन और एन इनकम फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो दिस इज हाउ इट कैन बी डन। और एक मैं स्ट्रैटेजी, जैसे हमारी बैंक से बात होती है तो सर कुछ स्ट्रैटेजीज वो शेयर करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं अलग अलग लेवल पे। तो एक स्ट्रैटेजी जो मैंने पिछले फोरम मैंगलोर में भी शेयर करा था कि बैंकर क्या करते हैं, वो सरपंच को अप्रोच करते हैं और सरपंच का जो बर्थडे होता है जिस दिन,
उनको कहते हैं कि सर हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, हमारी बस एक रिक्वेस्ट है, जितनी आपकी एज है उतने नंबर ऑफ अटल पेंशन योजना अकाउंट उस दिन वहाँ खुलने चाहिए। अब अगर हम खुद सोचें कि अच्छा सरपंच का एज जितना भी हम एवरेज लगा के चलें, तो इस वजह से क्या होता है, एक तो जो सरपंच की एडवोकेसी है सर, अगर सरपंच गांव का एक बारी बोलता है नहीं ये एक अच्छी स्कीम है, ठीक है, आपको स्कीम के बारे में पता होना चाहिए, तो लोगों के अंदर अवेयरनेस लेवल बढ़ता है, प्लस एक सपोर्ट हो जाता है कि हाँ नहीं सरपंच साहब ने या मैम ने इस बारे में सोचा है, तो यानी ये कुछ अच्छी स्कीम होगी, तो लोग सुनते हैं और इवेंचुअली जब उनको दिखता है कि मेरे को पेंशन मिलेगी, मेरे जाने के बाद मेरे जो स्पाउस हस्बैंड है उनको मिलेगी और फिर मेरे बच्चे को भी पैसा मिलेगा, तो उसके बाद इट डज नॉट रियली टेक लॉट ऑफ टाइम फॉर कन्विक्शन टू हैपन। सो इस वजह से अगर आपके आप जब भी आपके यहाँ पे ग्राम सभा होगी तो मेरी यही गुजारिश है कि बैंकर्स आपको अप्रोच करेंगे, हमारी तरफ से उनको कम्युनिकेशन और डायरेक्टर्स जाने शुरू हो गए हैं। जस्ट इन केस अगर कोई बैंक आपको नहीं अप्रोच कर रहा है उस टाइम पे, और दिस इज नॉट एनी बैंक स्पेसिफिक, आप किसी भी बैंक को अप्रोच कर सकते हैं जो भी नियरेस्ट हो। ब्रांच मैनेजर के पास जाइए, बताइए कि यहाँ ग्राम सभा होने वाला है, और वो वहाँ पर आके खुशी खुशी कैंप या कैनोपी लगा के वहाँ पे आपको स्कीम के बारे में बताएंगे, स्कीम में एनरोल भी कराएंगे, और उसके बाद अगर कुछ सर्विस करना है वो भी करेंगे। तो बस हमें वो लास्ट लेवल लिंक करना है बिटवीन द बैंकर एंड द लोकल ग्राम सभा, जिसमें हम भी बैंक को कह रहे हैं और जिसमें हमें भी आपकी तरफ से मदद चाहिए होगी। पे है तो वो रेन ड्रॉप्स डायरेक्टली सॉइल को हिट नहीं करेंगे और वहाँ पर सॉइल इरोजन होने से बच जाता है, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, आप डाइकाट मोनोकाट का अगर आपने कॉम्बिनेशन किया हुआ है तो उसमें न्यूट्रिएंट अपटेक के लिए भी कंपटीशन नहीं होता है, दोनों क्रॉप्स का प्रोडक्शन अप टू ऑप्टिमम लेवल तक हो जाता है। तीसरा फ़ायदा होता है कि इसका फोलिएज ज़मीन में जा कर के उसमें मिक्स होता है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सॉइल फर्टिलिटी अपने आप इम्प्रूव हो जाती है, उसमें आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद टेरेसिंग, सारे हिली सिस्टम से में टेरेसिंग करते हैं, उसके ऊपर आप खेती करते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है वाटर शेड का कि टेबल टॉप होनी चाहिए, बिल्कुल समतल टेरेस होनी चाहिए, ऊंची नीची नहीं तो बहुत तेज़ बारिश होने के बाद उसमें से बहुत ज़्यादा रन ऑफ आता है तो वो कटाव का कारण बनता है। तो टेबल टॉप होने से कटाव कम होता है, और जो बंड्स हैं टेरेस के वो मजबूत होने चाहिए। हमने देखा है हिल्स में कि वो बंड्स जो है ना उसको बिल्कुल नीचे तक काट देते हैं, बिल्कुल नीचे तक, और जब तेज़ बारिश होती है पानी का बहुत ज़्यादा फ्लो आता है तो टूट जाता है बंड, और वो लैंडस्लाइड का कारण बनता है किसी किसी क्षेत्र में। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बंड्स मजबूत होने चाहिए, और उसके ऊपर ग्रासेस, और यहाँ पर देखिए टी प्लांटेशन किया गया है। उस क्षेत्र में हो सकता है कि चाय नहीं हो, चाय का प्रोडक्शन ना होता हो, उसके लिए क्लाइमेट फेवरेबल ना हो, लेकिन कम से कम इसको सपोर्ट करने के लिए ये काम आता है। तो इस तरह के प्लांटेशन इसके ऊपर आप करेंगे तो ये बहुत दिनों तक ये इसका बंड्स चलेंगे, ये टूटेंगे नहीं, और कितनी भी तेज़ बारिश होगी तो ये बचा रहेगा। क्योंकि एक बार लैंडस्लाइड कहीं से हो जाती है तो आप लोगों को पता है कि उसको रिनोवेट करने के लिए कितना पैसा लगता है और कितनी एनर्जी लगती है। तो उन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। उसके बाद पूसा हाइड्रोजेल, ये एक टेक्नोलॉजी है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो रेनफेड एरियाज हैं जहाँ पर बारिश से ही पानी मिलता है, तो बारिश होती है तब तक तो ठीक है, अगर बारिश होते होते अगर बीच में 15-20 दिन का इंटरवल हो गया, 15-20 दिन का अगर इंटरवल हो गया और उसमें क्रॉप फ्लावरिंग और ग्रेन फीलिंग स्टेज में है, तो वहाँ पे मॉइस्चर स्ट्रेस आने की वजह से प्रोडक्टिविटी करीब 30 से 40% कम हो जाती है। और ये है पालूनिया और मेज कॉम्बिनेशन। इसी तरह से आप देखिए मैंगो और टर्मरिक का कॉम्बिनेशन। ये बिल्कुल डिग्रेडेड लैंड है, लैंड भी डिग्रेडेड है और सिंचाई का साधन भी नहीं कोई है। ऐसे केस में आप क्या करेंगे? तो ट्री ग्रास कॉम्बिनेशन देखिए आगे, इसी के नीचे छोटे छोटे अगर आप देखेंगे दब्बे तो ग्रासेज प्लांटेड की हुई हैं, और आफ्टर ग्रोथ यू कैन सी हियर ट्री ग्रास कॉम्बिनेशन। तो डिग्रेडेड लैंड जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ और प्रॉपर टेक्नोलॉजी के साथ चलते हैं तो कितने फ़ायदे हैं उसके यहाँ पे आप देख सकते हैं।
आपको ट्री भी मिलेगा, ग्रास भी भरपूर मिलेगी। हम सब प्रयास करेंगे कि गांव के विकास का जो मानचित्र है, जिसमें स्कूल, सड़क, अस्पताल, आंगनबाड़ी और भी अन्य जो योजनाएं हैं गांव में हम लागू करना चाहते हैं, उसका पहले हम योजना बना लें और उसको क्रमबद्ध अगर विकास के कार्य करेंगे तो वो गांव एक आदर्श ग्राम पंचायत बन सकता है। ये सब क्षेत्र में हमें काम करना होगा। कृषि पर आधारित हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में नरवा, गरुआ, घुरवा, बारी का योजना लागू किया है, जिसे हम लोग कहते हैं कि नरवा, गरुआ, घुरवा, बारी छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी। इस क्षेत्र पे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। नरवा में जो जल संग्रहण के कार्य किए जाते हैं, नाला सफाई किया जाता है, जिसके कारण आज हमारे क्षेत्र में पानी की जो स्तर है, पानी का जो स्तर है वो ऊपर आते जा रहा है और जल संग्रहण की जो गति है आगे बढ़ते जा रही है। गरुआ के माध्यम से जो गाय गोधन योजना है, ये गोधन योजना लागू की गई है, जिसके माध्यम से गोबर खरीदा जा रहा है। 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्रत्येक किसान परिवार अपने गोबर को गोठान में जाकर के बिक्री करता है। गांव में एक हमारे प्रदेश में गोठान की योजना लागू की है, जो लगभग 3 एकड़ से लेकर के 70 एकड़ तक के जगह पर गोठान का निर्माण किया गया है, जिसमें सभी तरह की योजनाएं उद्यान विभाग की, कृषि विभाग की, पशुपालन विभाग की, मत्स्य पालन की और अन्य सभी योजनाएं लागू की गई हैं, जिसके कारण आज हमारे क्षेत्र में नरवा, गरुआ, घुरवा, बारी की जो योजना है बहुत ही सफल और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जो बहुत ही सफल होते दिखाई दे रही है। इतना अच्छा सहयोग और इतना दिशा निर्देश और इतनी गाइडलाइन हमें मिलती है कि आज हम आपके सामने बोलने के लिए यहाँ उपस्थित हैं कि हमें काम करने का तरीका आना चाहिए, हमें व्यवहार कुशल होना चाहिए, हमें अपने लोगों के साथ, जिन लोगों ने हमें यहाँ, कल क्या होता है कि कई बार ऐसा देखा गया कि हमने भी देखा है, हमने भी सहा है, जब हम प्रधान नहीं थे, प्रधान जी के घर गए, प्रधान जी अंदर है, उन्होंने कह दिया कि बोल दो कि नहीं है और 4 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और लगातार हमारा पंचायत राज विभाग इस काम को लेकर, उसको लेकर के हमारे जनप्रतिनिधियों का नाम हो, ऐसा लगातार कार्यशालाओं का करता रहा है, ऐसी कार्यशालाएं होती रही है। NIRD से हमें बहुत सहयोग मिलता रहा है सर, इसके लिए तो मैं आपको बारंबार धन्यवाद करूंगी कि आपका बहुत सहयोग हमें मिलता है। ये एक मेरा कंसर्न था कि कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें होंगी जो आप अपने गाँव में कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग आना चाहते हैं, राइट, जिसकी वजह से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, राइट, वो थोड़ा सा अगर बताएंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन हियर, सबके लिए सहायता हो जाएगी थोड़ी। तो हमने अपने पूरे गांव का ग्रुप बना रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें हम लोग मैसेज डालते हैं कि हम ये करना चाह रहे हैं, उसमें कई लोगों के मतलब आ जाते हैं कि भाई हाँ हमें करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग अपने वार्ड सदस्य को साथ लेते हैं, वार्ड सदस्य का मुख्य रोल रहता है, और महिला मंगल दल के जो हमारी महिलाएं हैं, युवा मंगल दल हैं, उनको साथ लेकर पहले एक बैठक उनके साथ नियोजित करते हैं अलग से। उनसे बात करने के बाद तब फिर हम लोग इस काम को, फिर बच्चों को साथ लेना, अपने वृद्ध लोगों को साथ लेना, ऐसे लोगों को लेकर ये योजनाएं हम लोग बनाते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। मेरे द्वारा भी मेरी ग्राम पंचायत में कुछ कार्य किए गए हैं और उन कार्यों को जो है मैं PPT के माध्यम से आपको थोड़ा आपके साथ साझा करूंगी। ये मेरा गांव है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। मैंने अपने ग्राम पंचायत में जो है कंप्यूटर लैब की स्थापना की। वो कंप्यूटर अगर नहीं करती हैं या बाहर से जो सिलाई सीखने के लिए बाहर जाते हैं तो उन महिलाओं के लिए जो है, और मेरा जो ये काम है अपनी ग्राम पंचायत में एक छोटी लाइब्रेरी जो है खोलने का है। तो जो मैं बुक्स जो है इधर उधर से जो लोग सक्षम हैं वो जो है बुक्स मुझे इस तरह से, बल्कि मैं कल ही जो है कोई मेरी जान पहचान यहाँ पे आए थे तो उन्होंने मेरी गाड़ी में पूरा एक बैग जो है मुझे गाड़ी में जो है बुक्स यहाँ पे ला के दी है। आज यहाँ पर हम पहली बार इस तरह की कार्यशाला में आए हैं, न्यू इलेक्टेड हैं, इसी साल हमारे जनवरी में इलेक्शन हुए थे और फर्स्ट टाइम हम इस तरह की कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं। बहुत अच्छा लगा कि इस तरह की जो कार्य गतिविधियाँ हमारी पंचायती राज की हमें बताई गई। यहाँ पे एक साल में 12 जो ग्राम सभाएं हैं वो होनी चाहिए, क्योंकि उसमें सभी विभाग के लोग एक महीने में आएंगे तो कोई दिक्कत परेशानी वाली, और लोगों का इंटरेस्ट भी इसमें बना रहेगा। साथ में दूसरी बात जो कि GPDP है या BPDP है या DPDP है, ये बहुत अच्छा है कि उसमें टाइम एक्सटेंशन हमें मिला है
और जो प्लान बेटर पंचायत बना के समिति में भेजेगी, समिति में उसको उसमें अपने प्लान अलग से जोड़ेगी, तो उसमें क्या होगा कि कॉमन और डुप्लीकेट प्लान या सेम प्लान उसमें नहीं आएंगे। तो ये बेटर रहेगा कि सबका अपना अपना प्लान अपने अपने क्षेत्र से मिलता जाएगा। मुझे यहाँ आकर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है और मुझे इस वर्कशॉप में आकर बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस वर्कशॉप में बुलाकर मुझे बहुत कुछ सिखाया। और साथ साथ सर, मैं आप लोगों के सामने एक अपनी रिक्वेस्ट रखना चाहती हूँ। जैसे यहाँ पर बात हो रही है GP-DP की, सर जो भी हमारे यहाँ प्लान बनाया जाता है GP-DP को लेकर, सर उसमें हमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है भूमि की। सर तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य के लिए सबसे बड़ी समस्या भूमि की आ रही है, क्योंकि सर हिमाचल प्रदेश में 70% भूमि वन विभाग के अंतर्गत आती है। बिना वन विभाग की अनुमति के बिना हम कोई भी काम शुरू नहीं कर सकते। तो सर प्लीज़ मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। जम्मू कश्मीर का पंचायती राज एक्ट एक बेहतरीन नमूना है जिसमें इक्तिसादी और समाजी बहबूदी का हवाले से नक्शा खींचा गया है कि कैसे हम हमारे समाज के सबसे गरीब शख्स तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमारा ये मुतालबा है कि नरेगा में ऐसी एक्टिविटी को लाया जाए जो सर्दियों में मुमकिन हो, जिसे हम लोगों को रोजगार भी दे सके और सड़कों से बर्फ भी हटा सके, या रुके हुए पानी जो कि अक्सर मतलब बारिश से होता है या बर्फबारी से होता है, पूरा गांव पानी से भर जाता है। उस रुके हुए पानी को गांवों से बाहर निकालकर नदी नालों तक ले जाना। इसके अलावा हम चाहते हैं कि गांवों की सफाई भी नरेगा के तहत जरिए अमल में लाई जाए, ताकि हम बीमारियों और बाकी मुश्किलात से दूर रहे, जब तक कि हमारी ग्राम पंचायतें खुद मुख्तार न हो जाए। क्योंकि आप सब बखूबी वाकिफ है वहाँ के हालात से, तो इसलिए वहाँ के जो पंचायत है वो अपने वसाइल अभी तक नहीं बना सके, अभी तक जनरेट नहीं कर सके। तो इसलिए मेरा ये आप सबसे निवेदन है कि ऐसा कुछ किया जाए कि हम सफाई का काम भी नरेगा के तहत करें और जो बर्फ पड़ी रहती है उसको भी हटा सके। जो शहर मैंने पहले ही अर्ज किया था वो कश्मीरी में था, गुलशन पर राज करनुक हक चितिमने बुलबुलन, यानी कि एक बाग पे राज करने का हक खाली उस बंदे को है जो अंधेरी रात में, जब वो अंधेरी रात होती है, जो उसमें खुद को जला के लोगों को रोशनी दिखाए। जो इनकम का साधन है तो मैं उस हिसाब से काम करूंगा जिसका ज्यादा बेनिफिट मुझे मिल सकता है, पंचायत को मिल सकता है। उससे क्या लोगों को रोजगार भी स्थानीय, ये दुकानें भी मैं स्थानीय लोगों को ही देता हूँ, लॉटरी से देता हूँ। हमारे एसडीएम साहब के बुलाते हैं या कोई भी समकक्ष अधिकारी भेजते हैं, बिल्कुल ओपन होता है, कोई वो नहीं है। और ऐसे ही हमने हाट में भी सबसे ज्यादा लोकल लोगों को बोल रखा है कि भैया आप अपने यहाँ पर हाट में सामान बेचें, कोई साग सब्जी बेचे, कोई कपड़े बेचे, कोई जूते बेचे, कोई अन्य चीज जो भी है, ये हम लोग सबसे ज्यादा रोजगार में उन्हीं को देने की कोशिश करता हूँ। अभी विश्वविद्यालय की लॉ कॉलेज की बात चल रही थी हमारे यहाँ, 4 साल पहले 3 साल पहले उसका उद्घाटन होने की बात आई थी, उद्घाटन हुआ था, फिर उसमें लग गया था, उसमें लगे रहे प्रयास, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो भी कर दिया है। उसमें हमने एक प्रस्ताव रखा था कि आप लॉ कॉलेज बनाएं, विश्वविद्यालय स्तर का लॉ कॉलेज बन रहा है, और लेकिन उसमें छात्रावास नहीं बनाएंगे। तो हमने गांव वालों को सबको बोला भाई आप अपने मकानों को अच्छा बनाइए, पेइंग गेस्ट के तौर पे रखिए, ये रखिए। तो मेरी समझ से उसमें भी 500 से 700 लोगों को जो है 500-700 लोगों को, परिवारों को रोजगार मिलेगा। मकान जाएंगे, दुकानें खुलेंगी। अब जब इतने बच्चे आएंगे तो एक पैन भी खरीद देंगे, एक मोबाइल भी रिचार्ज करें, तो लोकल लोगों को कहाँ मिलेगा। तो हमारी सरकार ने बात रखी है कि हम ठीक है, इसमें हम छात्रावास नहीं बनाएंगे, छात्रावास आप गाँव वालों को देंगे।
तो उससे भी डेवलपमेंट है। मेरा गांव जो है बहुत ही प्रोग्रेसिव फार्मर्स है वहाँ पे, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होता है, हॉर्टिकल्चर अच्छा होता है, लेकिन उन सारी चीज़ को मार्केटिंग करने में बहुत सारी दिक्कतें आती थी। तो इसके लिए हमने जितने भी गांव में एसएचजीज ग्रुप है 4, 5, 6 या 10, उन सबको ऑफ कैंपस हमने स्किल डेवलपमेंट और कमर्शियल ओरिएंटेड ट्रेनिंग मतलब घर पे गाँव पे ही ला के हमने दिया है। तो इनसे क्या फ़ायदा हुआ कि लोगों को मतलब जो कमर्शियल की पार्टी जो वो सारी चीज़ नहीं होता था वो सारे क्लियर हो गया है। और इसी तरह हॉर्टिकल्चर भी हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छा कर रहा है, और हम अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग की और मतलब स्टेप कर रहा है, तो हम इस सेकंड फेज का सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। तो एजुकेशन है, एजुकेशन सेक्टर जो है मेरे गांव में सबसे पहले हमने ये किया था कि गवर्नमेंट स्कूल के साथ हमने प्री प्राइमरी जो किंडरगार्टन बोलते हैं उनको हमने इंटीग्रेट करा है। तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या हुआ कि स्कूल में जितने एनरोलमेंट पहले था उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और यही चीज़ मॉडल को दूसरे गांव में एडोप्ट किया हुआ है। अभी 2-3 गांव में इस चीज़ को एडोप्ट किया हुआ है। और इस तरह की वर्कशॉप जो है लद्दाख जैसी जगह पे भी होने जैसे मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ सर, क्योंकि हमें वहाँ से यहाँ दूर पड़ता है, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी के माध्यम से यहाँ के लोग भी हमारे वहाँ पे देखे, वहाँ पे बहुत अच्छा काम चलते हैं सर। अभी हाल ही में हमें यूटी मिला है, तो इसी की सिंधाप में क्या है कि वहाँ पे सारे पंचायत को स्ट्रेंथन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा बना हुआ सर। हर पंचायत में आपका सीएफसी बना हुआ 30 लाख का, और उस सीएफसी में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, अगर छोटे मोटे जो सर्विसेज है हम वहाँ से प्रोवाइड कर पाएंगे तो लोगों को इतना दूर नहीं चलना पड़ेगा सर। मेरी जो सैंसपुर ब्लॉक से मेरी सबसे दूरस्थ क्षेत्र पंचायत है, और जो कि पूरा पहाड़ी इलाका है और बड़ी वहाँ पर दिक्कत है, सबसे दूर है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो हमारे गांव में जो नालियाँ गंदा पानी आता था उसके लिए अंडरग्राउंड जो नालियाँ बनाई हैं, उसके साथ ही साथ एक सामुदायिक सॉकपिट भी बनाया है जिसमें कम से कम 30 से 40 घरों का जो पानी जाता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो सभी सामुदायिक सॉकपिट नहीं बन सकते। मैंने व्यक्तिगत सॉकपिट भी वहाँ पर बनाए हैं, और अब मेरी ग्राम पंचायत में जो है गंदगी कम है, और जो मक्खी मच्छर जो पहले पनपते थे, जो पंचायतवासी अधिकतर बीमार रहते थे हर साल, इस बार मैंने खुद देखा है कि वो लोग अब कम बीमार रहे हैं, बल्कि मक्खी मच्छर अब मेरे ग्राम पंचायत में है ही नहीं, और मेरी ग्राम पंचायत एकदम स्वच्छ है। इसके साथ ही साथ हमने अपनी ग्राम पंचायत में सीमेंट बेंचेस की भी व्यवस्था की है। जी, मैंने बेंचेस की व्यवस्था की है जिसमें कि जो स्कूली जो बच्चे थे वो पैदल चल के, मेरे पहाड़ी क्षेत्र है तो पैदल काफ़ी चलना पड़ता है, तो उसका वो लाभ उठा रहे हैं, साथ ही जो ग्रामीण हैं वो भी, और साथ ही पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण हमारे जो रास्ते हैं वो सीढ़ी नुमा है, तो रात को चलने से नेक्स्ट स्ट्रीट लाइट जो की व्यवस्था जो हमने की है। कोविड के दौरान हम घर घर जाते थे और पंचायत को लेके, ये नहीं कि मैं सिर्फ प्रधान जाता हूँ या ये नहीं, हम पूरा टीम लेके जाते थे, हमारे वार्ड मेंबरों को लेके हम जाते थे और वहाँ पर उनको बताते थे कि भाई कैसे आपको इस पेंडेमिक से जूझना है, कैसे इसको हल करना है और इसका क्या साधन है कि इससे यहाँ से हम कैसे निकलेंगे। दूसरा है सर ये सस्टेनेबल प्लान, आप लोगों ने एक ये बताया था सस्टेनेबल प्लान में, अभी यहाँ आके हमें सीखा कि सस्टेनेबल प्लान कैसे देना है और कैसे इस वर्कशॉप से हम फायदा लेके आगे जाएंगे और सस्टेनेबल प्लान या लाइवलीहुड जैसे प्लान हम दे सकते हैं। यहाँ से बहुत हमने अचीव किया कि भाई कैसे लाइवलीहुड या सस्टेनेबल प्लान जो है, आपका जो रिसोर्स पर्सन यहाँ आए थे उन्होंने अच्छी तरह हमें समझाया कि कैसे इस लाइवलीहुड या रिसोर्स ये क्या बोलते हैं सस्टेनेबल प्लान कैसे देते हैं। दूसरा हमारा 3 डिपार्टमेंट या 4 डिपार्टमेंट है सर जो पंचायत को हमारे लद्दाख में ज़्यादा एम्पावर कर सकता है। उसमें है सर सबसे पहले RDD आता है सर, दूसरा आता है एनिमल एंड शीप, तीसरा हमारा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये 4 डिपार्टमेंट हमारा बैकबोन है सर। इन डिपार्टमेंट को अगर आप लोग अपने गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अगर इनको थोड़ा सा एम्पावर किया जाए तो हमें फख्र होगा कि हमारा पंचायत भी थोड़ा आगे बढ़ सकता है सर। जय हिंद, थैंक यू सर। किस पंचायत में कौन सी इशू इंपॉर्टेंट है वो आपको पता है,
तो अगर आपको 10 सब्जेक्ट में आप बोलेंगे नहीं इस साल मैं 10 सब्जेक्ट में इस साल मैं यही 2 सब्जेक्ट करूंगा और उसको मैं सैचुरेट करूंगा, तो आप वो 2 ही सब्जेक्ट करें इस साल और उसको आप सैचुरेट करें। हमारी जो व्यवस्था है ई गवर्नेंस पे हम आजकल बहुत फोकस कर रहे हैं, और आप जो बोल रहे हैं हम अच्छे काम कर रहे हैं तो उसकी आप अपलोड कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी पोर्टल बनी हुई है, आप अपने अच्छे काम को अपलोड करने के लिए, जैसे कि अभी पंचायत अवार्ड की पोर्टल हमने खोल रखी है, तो आप जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, पंचायत अवार्ड की बहुत सारी श्रेणियां हमारी बनी हुई हैं, उस श्रेणियों में आप पार्टिसिपेट करें और वहां अपना वीडियो अपलोड करें आप, और हम लोग वो पोर्टल को देखते हैं, बल्कि हम क्या बने पीएमओ तक सारे लोग इसको देखते हैं सब लोग। तो इसका पर्पस ये है कि हमें लोगों को ट्रांसपेरेंटली सारी सुविधाएं इन्हें टाइम बाउंड मैनर देना है, और उसका सबसे अच्छा माध्यम है ई गवर्नेंस। जो सारी डिजिटल हैं, आप ईजीएस हमारा ई ग्राम स्वराज जो पोर्टल है, तो उस पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि नहीं मिलेगा, उस पर सारे लिंक हैं। मिशन अंत्योदय की डाटा की भी लिंक मिलेगी, जीपीडीपी की भी लिंक मिलेगी, आपको आज़ादी का अमृत महोत्सव की लिंक मिलेगी, सिटीजन चार्टर का मिलेगा, कोविड पे भी अभी आपने 1-2 पंचायत दिखाया था, और बहुत करीब 1,80,000 पंचायतों ने अपलोड कर रखी है अपनी एक्टिविटी, और आगे के दिनों में इसका सारे लोग मिलके, और हमारी पोटेंशियल जो है 30-32 लाख लोगों की, वो पोटेंशियल कोई कम नहीं है। अब हमें थोड़ा आगे बढ़कर लीडरशिप रोल लेकर इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, और मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट हूँ कि हम लोग ये जरूर काम अच्छे से करेंगे। धन्यवाद। स्पेशली काफ़ी जो पार्टिसिपेंट्स ने, फील्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है, वो काफ़ी इनरिचिंग था। And I am sure in case of Himachal Pradesh, presently we are in the process of making our GPDPs for the year 22-23, and I'm very positive that we will be able to incorporate a lot of learnings, vibrancy of Gram Sabha and so on in our current processes. With that, I would like to thank you all for this opportunity. तो हम लोगों ने यहाँ उत्तराखंड में आके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं भी पंचायती राज में अभी जस्ट 5-6 महीने ही हुआ, तो मुझे भी यहाँ पीपीसी जो प्रिपरेशन के बारे में काफ़ी सीखने को मिला। I would like to thank you all for organizing such a wonderful program where we shared our experiences and where we learned a lot, because sharing experiences makes you to feel that if somebody else has done it, you can do it as well. If he has the same resources, you can utilize the similar resources and achieve your goals. कम से कम 3-4 महीने के लिए एक सर्टिफिकेट कोर्स हमारे अगर ब्लॉक में नहीं सही, डिस्ट्रिक्ट में अगर 2-3 को सरकारी कर्मचारी जैसे पंचायत सेक्रेटरी है, अगर उनको ही आप ट्रेन करें, या 1-2 ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन को आप ट्रेन करें, या 2-3 सरपंच को अगर आप ट्रेन करेंगे, वो मास्टर ट्रेनर बनेगा। तो वहाँ हम लोग जाके हर एक ब्लॉक में, हर एक गांव में, हर एक पंचायत हल्के में जाके सर वो फिर ट्रेनिंग कर सकता है। राउंड ईयर फिर हम वो ट्रेनिंग का प्रोग्राम रख सकते हैं। आप लोग 2 दिवसीय इस कार्यशाला में आकर के यहाँ पे जो ट्रेनिंग प्राप्त किए, इसके लिए बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद मेरा। मैं विशेष रूप से शुक्रगुजार हूँ पंचायती राज मंत्रालय के, NRDPR के, जिन्होंने हमें इस मौका दिया ये हिमालय स्टेट की इस कार्यशाला करने के लिए। निश्चित रूप से 2 दिन की जो ये कार्यशाला रही, एक दूसरे स्टेट के तमाम 2 दिन से हम लोग जो यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, डिफरेंट काम हुई है। निश्चित रूप से पंचायत के जो GPDP बनने में एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। हर स्टेट के अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति होने के बावजूद भी हिमालयन स्टेट में तो मैं कहूँ कि हर गांव का, हर जिले का अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, इसके बावजूद भी कई ग्राम से, कई स्टेट से, कई डिस्ट्रिक्ट से जो कम समय में जो आप लोगों ने यहाँ पर जो अपने द्वारा किए गए कार्य को दिखाया गया, निश्चित रूप से पंचायत डिपार्टमेंटल में आने वाले समय में जो एक मिनी सरकार है पंचायत को जो अधिकार दी गई है, मैं समझता हूँ कि वो अपने आने वाले समय में, जैसे हमने स्टेट उत्तराखंड में पंचायत अधिनियम बनाया गया है, उस पर शैक्षिक योग्यताएँ हैं, तमाम चीज़ें डाला गया है। इससे एक पंचायत की जो तृतीय पंचायत में चुन का जो आ रहा है, एक शिक्षित वर्ग आ रहा है, उससे पंचायत के विकास में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है।
मैं समझता हूं कि इससे हमने अभी इसके सभी एक छोटा सा आपका सभी स्टेट के लिए हमने इस टाइप के बनाने को जा रहे हैं, ताकि आप लोग हम मेल भी करेंगे कि यहाँ पर जो जो हम लोगों ने काम किए हैं, क्या क्या हम लोग स्टेट में काम कर रहे हैं, हम शेयरिंग करेंगे, अन्य स्टेट से भी हम शेयरिंग की अपेक्षा करेंगे।